हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का अगला वीडियो है, जिसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, कौन थे ये मुगल, और मुगल शासकों के पूरे नाम क्रम से याद करेंगे, ताकि अगर एग्जाम हॉल में क्रम से जमाने के लिए कहा जाए तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे और हम इजीली पहचान पाए कि हाँ, किस शासक के बाद कौन आया था। क्योंकि इसमें बहुत सारे शासकों ने शासन किया और जो मुगल साम्राज्य का दौर था वो बहुत लंबा टाइम पीरियड था, है ना। हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत को पूरे विस्तार से चर्चा कर लिया है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन भी पढ़ लिया है, और साथ में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को भी पूरे डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप क्रम से जाए तो आपकी जो समझ है वो अच्छे से विकसित हो सके। ठीक है, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे भारत पर मुगलों का आक्रमण होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, और इनमें किन किन शासकों ने शासन किया, क्या विशेषताएं थी, इसके ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो मुगल साम्राज्य है ना, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो एक ऐतिहासिक घटना थी। क्यों थी? क्योंकि देखिए, गुप्त वंश के बाद अगर किसी ने एकदम विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और बहुत दिनों तक जिनका शासन चला, वो कौन था? तो एक मुगल साम्राज्य ही था, है ना। और इस मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो बाबर थे, इसलिए हमें बाबर के बारे में भी जानना जरूरी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बाबर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखिए। जो बाबर है वो तुर्की शासक तैमूर लंग का वंशज था। किसका वंशज था भाई? तैमूर लंग का वंशज था। ठीक है, अब ये तैमूर लंग कौन है? मैंने आपको जब इतिहास का पूरा वीडियो बताया है, पढ़ाया है, तो उसमें बताया था, तैमूर लंग के बारे में भी पूरे डिटेल से बताया था, और किस काल में हमने पढ़ा था, किस घटनाक्रम में पढ़ा था, आप उसे थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, वीडियोस में देखिए। अगर याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे आपकी जो समझ है और आपकी जो याददाश्त शक्ति है वो जरूर बढ़ेगी, है ना। इस टाइप से आप एक्टिविटी करते रहिएगा। तो जो बाबर है वो तुर्की शासक तैमूर लंग का वंशज है। किसका वंशज है? तैमूर लंग का वंशज है। आगे बताऊंगी मैं कैसे ये तैमूर लंग का वंशज है। ठीक है, अब देखिए, बाबर है, जब बाबर भारत में आक्रमण करता है, भारत में आता है, तो उस समय भारत की स्थितियां कैसी थी? तो उस समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, है ना। छोटे छोटे राज्य थे। दिल्ली सल्तनत में क्या लोधी वंश का शासन चल रहा था, है ना। और सभी में क्या था? परस्पर द्वेष और ईर्ष्या की भावना थी। ठीक है, सभी देखो, कहीं पर मुस्लिम शासक थे, जैसे हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत पूरे में मुस्लिम शासकों का दौर चल रहा था। वैसे ही कहीं कहीं पे, जैसे मेवाड़ वाला क्षेत्र हो गया, और कहीं कहीं पर हिंदू शासक भी थे, है ना। तो उन सब में आपस में द्वेष था, ईर्ष्या थी, जलन की भावना थी, है ना। द्वेष का ऐसा आलम था कि देखिए, जो खुद इब्राहिम लोदी है ना, लोदी वंश के अंतिम शासक, हमने पढ़ा था लोदी वंश में, तो जो लोदी वंश का अंतिम शासक था कौन? इब्राहिम लोदी। उसी के चाचा कौन? आलम खां, है ना। लोदी वंश के जो शासक है इब्राहिम लोदी, उसके चाचा आलम खां ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलावा भेजा, है ना, आमंत्रित किया। ठीक है, अब एक तो इब्राहिम लोदी के चाचा ने बुलाया, वैसे ही मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, उन्होंने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, किसने किसने किया? आलम खां ने किया, ठीक है, राणा सांगा ने किया। इस तरह से एक दो और व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। तो फिर बाबर को एक राह मिल गई, और वो एक जो खाना बदोश जाति होता है ना, उस टाइप से वो भ्रमण करता था, उसे एक स्थायित्व की जरूरत थी, है ना। तो उसने भारत की ओर रुख किया, और जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, हमने पढ़ा था, कब हुआ था भाई? 1526 ईस्वी में होता है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में। किसके बीच होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो इसमें इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है। ठीक है, और बाबर विजयी हो जाता है, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के रूप में इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था। ठीक है, इस्लामी था, मुस्लिम था, साथ में तुर्की मंगोल था। और तुर्की मंगोल क्यों था, मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसी ने भारतीय उपमहाद्वीप में 1526 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। बहुत लंबा दौर था मुगल साम्राज्य का, इसलिए हमें इसे डिटेल से भी पढ़ना पड़ेगा। पर हम प्री के दृष्टि से देख रहे हैं, मेंस में बहुत ज्यादा डिटेल से आपको पढ़ना है ना। तो हम एक
ओवरव्यू देखेंगे जो मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादा डीप अगर आपको वीडियो चाहिए तो जब तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं एकदम डीप में वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए जो पूरा मुगल साम्राज्य था, है ना, जो मुगल शासनकाल था उसे हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला है मुगल साम्राज्य का प्रथम काल, ठीक है। इसमें सिर्फ हम 2 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, बाबर और हुमायूं, ठीक है। तो पहला था मुगल साम्राज्य का प्रथम काल जो 1526 से 1540 ईस्वी तक चला, ज्यादा टाइम पीरियड का नहीं था। इसके बाद आ जाता है द्वितीय अफगान काल जिसमें हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्वितीय अफगान काल ये सिर्फ 1540 से 1556 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद जब अफगान वाला जो वंश है उसे समाप्त करके फिर से मुगल आता है तो उसे मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल कहते हैं, सेकेंड पीरियड, है ना। और ये रहता है 1556 से 1707 ईस्वी तक, है ना। औरंगजेब जब हम पढ़ेंगे उसके उस समय तक, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध होता है, वहां तक पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने देखा जो मुगल साम्राज्य है या मुगल शासनकाल है उसे हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो प्रथम काल, मुगल साम्राज्य का प्रथम काल जो 1526 से 1540 ईस्वी तक है, ठीक है। द्वितीय अफगान काल जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे 1540 से 1556 ईस्वी तक, ठीक है। फिर मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल या सेकेंड पीरियड जिसमें हम 1556 से 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे। इसी में ही हम अकबर, शाहजहां, औरंगजेब सभी के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर वगैरह, है ना। और फिर उत्तर मुगल काल, ठीक है, जो 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 भाग में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुगल साम्राज्य के प्रथम काल 1526 से 1540 ईस्वी और जो प्रथम काल है उसके ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं अफगान काल के बारे में आपको बताऊंगी जिसमें शेरशाह सूरी होंगे। तो चलिए, जितने भी मुगल शासक थे उनके नाम आप क्रम से पहले याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्रम से जमाने के लिए दिया जाए तो आपको आना चाहिए, है ना। तो क्रम से जैसे आप जमाते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्या ट्रिक है भाई? भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ठीक है। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। तो जो भी आप ट्रिक देख रहे हैं, जैसे आप पहले देख रहे हैं भाजी, यहाँ पे लिखा है भाजी, है ना। तो भाजी में बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, है ना, ए से हो गया अकबर, जी से हो गया जहांगीर, ठीक है। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, है ना। तो बी से बाबर, फिर हुमायूं, फिर ए से अकबर, जी से जहांगीर, ये क्रम है। और यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, इसे आप देखिएगा एक बार, ठीक है। जैसे आप बाबर के में देखेंगे 1526, है ना। तो ये 1526 से 1530 तक शासन करता है बाबर। फिर हुमायूं होता है 1530 से 1540। ये प्रथम मुगल काल में मतलब ये 2 बार शासन करता है ना। प्रथम मुगल काल में ये करता है 1530 से 1540, ठीक है। फिर 1555 में ये फिर से 1555-56 में ये फिर से आता है सूरी वंश जो से अफगान वंश उसे समाप्त करके फिर से आता है ना। तो द्वितीय काल फिर भी हुमायूं से ही चालू होता है, ठीक है। तो आज हम बाबर और हुमायूं के को पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अकबर। तो अकबर का काल होता है 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। और जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी तक। इस तरह से आपने भाजी में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को याद कर लिया। आगे देखते हैं सब्जी है ये, है ना। तो सब्जी में एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह और जी से जहांदार शाह, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले वाला जी था वो जहांगीर था, ठीक है। बाद वाला जो जी है वो जहांदार शाह था। और फॉर से फर्रुखसियर, है ना। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, है ना। तो सब्जी से 4 याद हो गए, भाजी से 4 याद हो गए, वैसे ही फॉर से फर्रुखसियर। और ये जो टाइम पीरियड है आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जब मैं शासकों का क्रम से पढ़ाऊंगी तो वहां भी तो टाइम पीरियड बताऊंगी ही, ठीक है। तो अभी आप ये क्रम याद करते रहिए, ठीक है। अब देखते हैं माँ साहब से क्या ट्रिक है। तो एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, फिर ए से मोहम्मद आलमगीर द्वितीय, ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह है, फिर मोहम्मद आलमगीर द्वितीय है। कंफ्यूज नहीं होना है, 2 मोहम्मद के बीच में अहमद शाह है, ठीक है। फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय और लास्ट में है बहादुर शाह जब्बर,
ठीक है। बहादुर शाह जफर ये होते हैं 1837 से 1857 ईस्वी तक। 1857 में प्लासी का युद्ध होता है, फिर मुगल साम्राज्य के जो जड़ है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने शासकों के क्रम को याद कर लिया। ठीक है, भाजी सब्जी फॉर मासा, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये तो हो गया मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य का जो प्रथम काल है, कब से कब तक, 1526 से 1540 तक है ना, 1526 से 1540 तक है। ठीक है, अब देखते हैं बाबर। पहला है बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, बाबर का जो जन्म होता है वो उज्बेकिस्तान के फरगना नामक राज्य में होता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर सन ना पूछा जाए तो जगह तो जरूर पूछी जाती है। देखिए, सन क्या है, 1483 है, 14 फरवरी के दिन होता है। ठीक है, तो 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना नामक राज्य में होता है, और बाबर का जो बचपन का नाम होता है ना, या पहले का जो नाम होता है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद होता है। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर का पहला नाम क्या होता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और इस बाबर के पिता के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका पिता का भी नाम आप याद रखिएगा, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, कहीं पे शेख मिर्जा, शेख उमर मिर्जा ऐसा दिया रहता है, लेकिन जो भी है उमर शेख मिर्जा जो है वो बाबर के पिता है। तो क्या क्या याद रखना है आपको बाबर से, कि इनका टाइम पीरियड जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, तो ये फरगना नामक राज्य में होता है, उज्बेकिस्तान में है जो। ठीक है, 1483 ईस्वी में होता है। इनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद होता है, और बाद में इनको बाबर के नाम से भी जाना जाता है। और बाबर के पिता का नाम क्या होता है, तो उमर शेख मिर्जा होता है। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिए कि फरगना का शासक था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बाबर के जो पिता है वो तैमूर वंशी होते हैं। हमने पढ़ा ना, तैमूर लंका वंशज है बाबर। तो बाबर तैमूर लंका वंशज किस ओर से है, अपने पिता की ओर से है। इसका जो पिता है वो तैमूर वंशी होता है, लेकिन माता जो होती है वो मंगोल वंशी होती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना तैमूर मंगोल वंशी शासक है ये। तो तैमूर किसकी तरफ से है, पिता की तरफ से। ठीक है, और मंगोल किस ओर से है, तो माता की तरफ से है। तो ये तैमूर मंगोल वंशी शासक का वंशज था, जिसे ठीक है। अब बाबर ने जब यहाँ भारत में साम्राज्य की स्थापना की तो तुर्क चुगताई वंश, ठीक है, तुर्क चुगताई वंश के नाम से की, है ना, जिसे आगे चलकर मंगोल वंश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तुर्क चगताई ये सब भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाद में इसे किसके नाम से जाना जाने लगा, तो मंगोल वंश के नाम से जाना जाने लगा। काबुल विजय के बाद, ठीक है, काबुल विजय के बाद 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि, यानी बादशाह, ठीक है, बादशाह मतलब बादशाह, तो ये भी आपको याद रखना है। उसने बादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो काबुल विजय मतलब भारत पर आक्रमण करने से पहले ही, काबुल विजय के समय 1507 ईस्वी में बादशाह या बादशाह की उपाधि इसने धारण की। ठीक है, और जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को हराया, है ना, कब, 1526 ईस्वी में, तब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, और उसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। ठीक है, अपनी राजधानी किसको बनाया, आगरा को बनाया। अब बाबर ने भारत में विजय अभियान चलाया, है ना। आपको बाबर के 4 युद्ध याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइन से है, जिससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बाबर ने भारत में 4 विजय किए, लाइन से है। ठीक है, 26, 27, 28, 29। ठीक है, आप लाइन से देखेंगे 26, 27, 28, 29, और ये चारों में बाबर ही विजय होता है। ठीक है, चारों में कौन जीतता है, बाबर जीतता है। अब पहला युद्ध देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ होता है, और इसमें बाबर जो है जीत जाता है। इसमें बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर ने किस युद्ध में सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। ठीक है, कब हुआ था, तो 1526 में। किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, और बाबर के बीच हुआ, है ना। और इसी युद्ध के बाद ही तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हमने अभी देखा। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति को
लागू किया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सी पद्धति यूज की, तो तुलुगमा पद्धति है। ठीक है, तुलुगमा पद्धति। और तोप का भी पहली बार प्रयोग इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। कहा जाता है कि जो लोदी शासक है उनकी सेना लाखों में थी और जो बाबर है उसकी सेना बहुत कम, लगभग 1000 के आसपास थी, जो भी है ना। तो उसमें इसने तोप वगैरह का, आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया, इसलिए ये जो है विजयी हो गया। ठीक है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने अपनी प्रजा में चांदी के सिक्के बंटवाए। ठीक है, जैसे ही पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है तो अपने सेना, जो प्रजा है, उसमें चांदी के सिक्के बंटवाता है और अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पानीपत के प्रथम युद्ध से, आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसमें तोप का भी प्रयोग होता है, तुलुगमा पद्धति का लागू होता है ना। और इसमें ही इस विजय के बाद ही बाबर ने अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, कौन सा विजय होने के बाद, कौन सा युद्ध जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की, ये कंफ्यूज करता है एग्जाम हॉल में। टेबल फॉर्म में बनाइए, याद करिए। ठीक है, उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण की पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद। अब देखते हैं खानवा का युद्ध। मैंने बोला 4 लाइन से है ना। तो खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब होता है, तो 1527 ईस्वी में। ठीक, 26 के बाद 27 में किसके विरुद्ध होता है, राणा सांगा के विरुद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाबर को आमंत्रित करने में राणा सांगा का भी हाथ था, पर राणा सांगा को ये लगा कि जो बाबर है वो आएगा। जैसे कि पहले के जो विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, हमने उनके बारे में पढ़ा, तो वो क्या करते थे, साम्राज्य स्थापित नहीं करते थे, युद्ध करते थे, लूटते थे और चले जाते थे। तो राणा सांगा ने भी यही सोचा कि अगर मैं इसे बुलाऊंगा, वो युद्ध करेगा, लोधी शासक को हराएगा और फिर वहां से वापस चले जाएगा। लेकिन बाबर तो स्थायी रूप से वहां बस गया, है ना। वो एक ठौर ठिकाना देख रहा था जहां पर वो अपना स्थायित्व स्थापित कर सके। ठीक है, स्थायित्व रूप से बस सके। तो अब उसने क्या किया, पानीपत के प्रथम युद्ध में उसको हराने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फिर खानवा की तरफ बढ़ा। खानवा का जो युद्ध है ना, मतलब मेवाड़ के जो राजा है राणा सांगा, उसकी ओर बढ़ा और राणा सांगा से भी युद्ध किया 1527 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर इस युद्ध में भी बाबर क्या हो गया, जीत गया। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, जिहाद का नारा दिया। राणा सांगा क्या था, हिंदू था, है ना, और बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा दिया और इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद धारण की और खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, अब अगला चलते हैं 1528 में। ठीक, 1 साल के बाद चंदेरी का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। ये मेदिनी राय के विरुद्ध होता है। ठीक है, ये राजपूत शासक होते मेदिनी राय, है ना। तो अब देखिए, मेदिनी राय के साथ जब बाबर का युद्ध होता है तो इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है, मेदिनी राय पराजित हो जाता है। फिर राजपूत शासकों के पराजित होने पर इस युद्ध के बाद जो बहुत बड़ी संख्या में जो राजपूत स्त्रियां थी वो जौहर कर लेती है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया जौहर क्या होता है ना। तो जो राजपूत स्त्रियां हैं वो क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चंदेरी का युद्ध कब होता है, 1528 में। किसके विरुद्ध होता है, मेदिनी राय के विरुद्ध होता है। लास्ट देखते हैं चौथा युद्ध 1529 में। ठीक, 1 वर्ष के बाद, है ना, 26, 27, 28, 29 हम जा रहे हैं। तो 29 में होता है घाघरा का युद्ध। अब देखिए, घाघरा का जो युद्ध है वो अफगान सरदार महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी के विरुद्ध होता है और इसमें बाबर विजयी हो जाता है। ये बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध होता है। ठीक है, समझ आया जो बोल रही हूं मैं। और अब ये चारों युद्ध को आप याद रखना चाहेंगे, कंफ्यूज होता है तो एक ट्रिक लगा लीजिए, PKCG। ठीक है, क्या बोला मैंने, PKCG, और सन तो ऐसे याद रहेगा 1526, 27, 28, 29 लाइन से ही जाना है। PKCG से आप क्या याद रख सकते हैं, P से पानीपत का प्रथम युद्ध, K से खानवा का युद्ध, C से चंदेरी का युद्ध और G से घाघरा का युद्ध, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो बाबर है उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने क्या लिखा था, अपनी आत्मकथा लिखी थी और ये कौन से लैंग्वेज में लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसको हम तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा के नाम से जानते हैं।
ठीक है। बाबर ने क्या किया, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, और इसी आत्मकथा का जो फारसी में अनुवाद कौन करता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना करता है। ठीक है, फारसी में अनुवाद कौन करता है, अब्दुल रहीम खान खाना करता है। लेकिन बाबर ने जो आत्मकथा लिखी वो तुर्की भाषा में थी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा नाम से लिखी। और इसी अपनी आत्मकथा में बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के बारे में बताया है। मैंने पढ़ाया था आपको तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय के बारे में, वहां भी आपको इस बारे में बताया था। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो तुलु वंश के शासक थे, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक है, तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय, उसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किसमें बताया है, अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में। ठीक है, बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी नामक पैमाना चलाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने भी एक गज सिकंदरी चलाया था। ठीक है, वैसे ही बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी, बाबर है बाबरी है ना, सिकंदर है सिकंदरी। ठीक है, तो गज ए बाबरी किसने चलाया, बाबर ने। किस लिए, सड़कों की माप के लिए एक नया जो पैमाना है वो चलवाया। तो ये तो हो गया बाबर के बारे में। अब देखते हैं बाबर की मृत्यु कैसे होती है। तो बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, कहाँ होती है, तो आगरा में होती है। फिर उसके शव को सबसे पहले आगरा में ही आराम बाग में दफना दिया जाता है। ठीक है, बाबर की मृत्यु कहाँ होती है, आगरा में होती है, और वहीं पर ही उसके शव को दफना दिया जाता है। कहाँ, आराम बाग में। अब बाबर जो है उसकी इच्छा होती है कि वो अपना जो शव है कहाँ दफनाए, काबुल में। तो मृत्यु हो जाती है आगरा में और वहां पे दफनाया जाता है। तो बाद में वहां से निकाल कर, है ना, क्योंकि बाबर की इच्छा थी, तो बाबर की इच्छा अनुसार उसके शव को बाद में काबुल में ले जाकर दफनाया जाता है। तो 2 बार दफनाया जाता है, याद रखेंगे। सबसे पहले कहाँ, आगरा में, उसके बाद काबुल में। ठीक है, अब इसी बाबर के 4 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं, 4 पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, बाबर के कितने पुत्र हैं, 4 हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा होता है और बाबर के बाद अगला शासक बनता है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में, है ना। तो हुमायूं को देखिए, इसका शासनकाल कब से कब तक है, जो चित्र देख पा रहे हैं ये हुमायूं है ना। तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1540 ईस्वी तक है। कब से कब तक है, 1530 से 1540 ईस्वी तक है। हुमायूं का जो जन्म है वो 1508 ईस्वी में काबुल में होता है। ठीक है, और वह बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा होता है। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, इसलिए जब बाबर की मृत्यु होती है तो कब, 1530 ईस्वी। ठीक है, 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्य अभिषेक होता है, उसे आगरा की गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, वह 27-28 साल का होता है। ये 1508 में पैदा हुआ है और 1530 में गद्दी पर बैठ रहा है ना। अब देखिए हुमायूं का विवाह होता है हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, किससे होता है, हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से होता है, जिसने अकबर को जन्म दिया, है ना। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का बेटा होता है अकबर। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना करती है कौन, गुलबदन बेगम, है ना। हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी वो बाबर ने लिखा, लेकिन हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। इसी के शासनकाल में जो शेर शाह सूरी है उसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको हुमायूं से, है ना। हुमायूं से आपको क्या क्या याद रखना है कि इनका विवाह होता है हमीदा बानो बेगम से और इनसे ही एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है अकबर, जो अगला शासक बनता है ना। देखिए, हुमायूं नामा की रचना करता है कौन करती है, तो गुलबदन बेगम करती है। और इसी के ही शासनकाल में जो आप जीटी रोड देखते हैं ना, जो कि पेशावर से कहाँ तक जाती है, आपके जो कोलकाता है वहां, है ना। तो इस जीटी रोड का, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाता है भाई, शेर शाह सूरी करवाता है। किसके शासनकाल में, हुमायूं के ही शासनकाल में। ठीक है, अब देखते हैं हुमायूं के शासनकाल की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अब देखिए जो कालिंजर है ना, तो कालिंजर का युद्ध होता है 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध होता है जो महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं जीत जाता है। ठीक है, फिर चुनारगढ़ का घेरा है ना, जो 1532 ईस्वी में होता है। इसमें शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध होता है और इसमें भी हुमायूं जीत जाता है। ठीक है,
जो शेर खां शेरशाह सूरी पढ़ रहे हैं ना वही, ठीक है। तो शेर खां और हुमायूं के बीच चुनारगढ़ का जो घेरा है, चुनारगढ़ का युद्ध होता है ना, इसमें भी हुमायूं जीत जाता है। पहले में भी जीता, कालिंजर में भी, चुनारगढ़ में भी। अब देखते हैं चौसा का जो युद्ध है उसमें। तो चौसा का युद्ध क्या होता है भाई, ये 1539 ईस्वी में होता है। ये तो दो कंटिन्यू हुआ, 31 और 32 में, फिर 7 साल करीब गैप है ना। 7 साल के गैप के बाद 1539 ईस्वी में हम देखते हैं चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच, तो फिर से हुमायूं और शेर खां के बीच होता है, ठीक है। और ये जो शेर खां है यहाँ पर विजयी हो जाता है और उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की, ठीक है। जो चुनारगढ़ का युद्ध का बदला लेता है कब, चौसा के युद्ध में लेता है शेर खां। तो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। हुमायूं यहाँ से रण क्षेत्र से भाग रहा होता है, इसी बीच वो गंगा नदी पार करते समय गिर जाता है, ऐसा कहा जाता है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता, जो कहा गया है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो गंगा नदी पार करते हुए नदी में गिर जाता है। तो एक भिस्ती है ना, उसने हुमायूं की जान बचाई, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो भिस्ती है जिसने हुमायूं की जान बचाई, उसे बाद में हुमायूं एक दिन के लिए बादशाह बनाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें याद रखेंगे। अब देखते हैं बिलग्राम, ठीक है। चौसा के युद्ध के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540 में, है ना। तो चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं क्या करता है, आगरा आ जाता है, ठीक है। शेरशाह जो है हुमायूं का पीछा करते रहता है और पीछा करते हुए वो भी कन्नौज तक आ जाता है, ठीक है। फिर दोनों सेनाओं के बीच 1 माह तक आमने सामने रहती है और मई माह में बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण जो मुगल है ना, मुगल के जो तोप है वो काम नहीं आती भाई, भीग जाते हैं। तो जो तोप है जिसकी वजह से मुगल जीतते हैं ना, वो काम नहीं आता। तो शेरशाह सूरी मुगल पर आक्रमण कर देता है और हुमायूं सहित मुगल की जो सेना है वो भाग जाती है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको। चौसा के युद्ध में तो हुमायूं हार गया, है ना, और वहां से भागकर आगरा आ गया। तो शेरशाह सूरी भी उसका पीछा करते करते कन्नौज तक आ गया। फिर दोनों की सेना जो है आमने सामने थी, है ना। फिर जब मई माह में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो तोप जो है काम करना बंद कर देते हैं, है ना। इस बीच फिर शेरशाह सूरी क्या करता है, मुगल पर आक्रमण कर देता है, मौके पर चौका कहते हैं इसे, है ना। तो आक्रमण करने के बाद हुमायूं अपनी सेना के साथ भाग जाता है ना। और हुमायूं भागकर कहाँ चले जाता है, ईरान चला जाता है। इस तरह से बिलग्राम के युद्ध के बाद पूरी तरह से अफगान वंश की स्थापना हो जाती है पुनः, ठीक है। तो हम जो अगला पढ़ने वाले हैं पुनः अफगान वंश, है ना। तो फिर कुछ समय तक शेरशाह सूरी का शासन चलता रहेगा, सूरी वंश हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर से द्वितीय मुगल काल आएगा, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय मुगल काल। द्वितीय मुगल काल हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ हुमायूं के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। द्वितीय मुगल काल को हम अगले लेक्चर में ही डील करेंगे, ठीक है। तो हुमायूं का द्वितीय काल कब आता है, 1555-56 ईस्वी में आता है, जब ये सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में जो मुगल सेना है उसका नेतृत्व करता है बैरम खां, ठीक है, बैरम खां करता है। और अफगान सेना का नेतृत्व करता है सिकंदर शाह सूरी, है ना, सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। अब इस युद्ध में अफगानों की पराजय हो जाती है, भारत में पुनः मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। जो शेरशाह सूरी है उसके रहते तक तो हुमायूं आता ही नहीं है आक्रमण करने। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और कौन आता है, सिकंदर शाह सूरी, तब आता है हुमायूं भारत पर आक्रमण करने और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है सरहिंद के युद्ध के बाद, ठीक है। अब देखिए हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है। तो हुमायूं ने अपने शासनकाल में ही पहले से दिल्ली में एक दीन पनाह महल की स्थापना की थी, है ना, महल बनवाया था जिसका नाम क्या था, दीन पनाह महल। और उसी महल में ही एक पुस्तकालय था, शेर मंडल पुस्तकालय, ठीक है। 1556 ईस्वी की बात है। इसी महल में एक पुस्तकालय था, शेर मंडल पुस्तकालय। वहां की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, हुमायूं जो है अपने शासनकाल में दीन पनाह महल बनाता है और उस महल में एक पुस्तकालय होता है, शेर मंडल पुस्तकालय, जहां 1556 ईस्वी में उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं की मृत्यु के विषय में इतिहासकार है एक लेन पुल, है ना। तो लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई।
कैसे लड़खड़ाता रहा, मतलब युद्ध किया, फिर शेर शाह सूरी से हार कर वहां चला गया ईरान, है ना, फिर वापस आया, युद्ध किया, और आने के बाद कुछ समय बाद ही उसकी क्या हो गई, शेर मंडल पुस्तकालय से गिरकर मृत्यु हो गई। इसलिए कहा कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा हुमायूं के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे जो अफगान वंश है उसके बारे में, और जो द्वितीय मुगल काल के अगले जो शासक है ना अकबर वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ फैक्ट है जो एक दो चीज इसे आप याद रख लीजिए। जो हुमायूं है वो ज्योतिष विधा में विश्वास रखता था, है ना, ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था हुमायूं, इसलिए वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है उसकी पत्नी हाजी बेगम यानी हमीदा बानो बेगम, है ना, उसके द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। कहाँ बनवाया, दिल्ली में बनवाया। ठीक है, तो इतनी ही चीजें हैं जो हुमायूं से आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक था। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, कंटेंट अच्छे लगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर नहीं करेंगे तो मैं भी रेगुलर आप लोगों के लिए इस टाइप से वीडियो नहीं बना पाऊंगी, फिर वीडियोज़ ऐसे गैप कर करके ही मिलेंगे। तो प्लीज़ इसमें आप हेल्प कीजिएगा। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ही शेयर कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।